पॉइंट ये था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो वैलिडिटी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने देख लिया था। सो वैलिडिटी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। कंटिन्यू करते हैं आगे, तो उसी के आगे कंटिन्यूशन में चलेंगे, विल डू इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट। कल हमने वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करी थी फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आज हम बात करेंगे फॉर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ध्यान रखना ये चीज़। तो कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, आज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ थी। सर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट अगर 51 मीटर क्यूब से ज़्यादा हो तो बता दे एक बार। 51 मीटर क्यूब से ज़्यादा हो तो हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको एक सैंपल जोड़ देना है। फॉर एवरी 50 मीटर क्यूब यू हैव टू ऐड 1 सैंपल। तो अगर 50 तक है, आपने 4 सैंपल लिए हुए हैं। अगर 51 से ज़्यादा है, हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको 4 में एक जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, पेजेस। लेट सपोज एग्जांपल 52 मीटर क्यूब है कंक्रीट, तो 4 तो लेना ही है। 50 के ऊपर कितना है? 50 के ऊपर 2 मीटर क्यूब आ गया, तो एक जोड़ दोगे। लेट सपोज 125 मीटर क्यूब कंक्रीट है, तो 4 तो होंगे अप टू 50। कितने 50 का यूनिट बन गया यहाँ पे? पहले 50 के लिए एक, और अगले 50 के लिए, अगले 50 के लिए एक और जुड़ गया। लेट सपोज आपने कंक्रीटिंग करनी है 625 मीटर क्यूब की। अगर आपने कंक्रीटिंग करनी है 625 मीटर क्यूब की, अब 625 मीटर क्यूब, पहले 50 मीटर क्यूब के लिए तो 4, फिर आगे हर 50 मीटर क्यूब के लिए, आगे हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको क्या करना है? एक ऐड करना है। आगे हर 50 मीटर क्यूब के लिए ऐड करना है। कितने 50 मीटर क्यूब और है? तो 50 मीटर क्यूब हटाया, 60 डिवाइड बाय 5 कितने आ रहे हैं? तो 60 डिवाइड बाय 5 कितने सैंपल आ रहे हैं? तो उसको निकाल के बताओ। 600 डिवाइड बाय 50, तो कितने सैंपल बने? 12। तो 12 प्लस 12, तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे। तो 50 तक 4 सैंपल लेने हैं। इसके बाद हर 50 मीटर क्यूब के लिए आपको एक सैंपल और जोड़ देना है। फॉर एवरी 50 मीटर क्यूब यू हैव टू ऐड। अब जरूरी नहीं है 50 का मल्टीपल में ले, जैसे एग्जांपल लिया 2 मीटर क्यूब भी क्या 50 के अंदर ही आ रहा है, 25 भी क्या 50 के अंदर ही आ रहा है, इसको 28 कर दो, नहीं तो सेम हो जाएगा एग्जांपल। 28 भी क्या कर रहा है? 50 के अंदर ही आ रहा है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तुम नींद में से पहले उठ जाओ, बीएमसी तो मैंने पूरा करवा दिया है। तुम नींद में से उठ जाओ, बीएमसी पूरी हो जाएगी। 150 mm का क्यूब सिलेंडर, 150 सिलेंडर ऑफ 150 mm, 50 mm सिलेंडर होता ही नहीं 150 mm बाय 150 mm का। सिलेंडर 150 mm बाय 300 mm का होता है। सिलेंडर इज नॉट ऑफ 150 mm बाय 150 mm। 2:1 का रेशियो रखा जाता है लेंथ और डाया के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो कल हमने बात करी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। yesterday we have talked about तभी तो बोला नींद में से उठ जाओ भाई, नींद में से उठो, दिख जाएगा पूरा किया हुआ। अभी सो रहे हो। सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। So next of the point of discussion is of flexural strength. तो कल हमने बात करी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। यानी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? व्हाट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के सैंपल भी एक्सेप्टेबल होंगे जब ये दो कंडीशन एक साथ फुलफिल करें। कल भी हमने दो कंडीशन देखी थी एक साथ। yesterday for compressive strength also, two conditions when fulfilled simultaneously, the samples were considered to be acceptable after validating. Same is the case for flexural strength. सैंपल यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे जब दो कंडीशंस ये एक साथ फुलफिल करते हैं, when two conditions are met simultaneously. तो उस कंडीशंस को मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे डिस्कशन करते हैं डिटेल में। सो वी कैन से when both the following conditions are met, when both the following conditions are met, the concrete sample with specified flexural strength complies with it.
स्पेसिफाइड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंप्लाइज विद इट। क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है द मीन स्ट्रेंथ determined from any group of four consecutive tests So the mean strength determined from any group of four consecutive test results exceeds the specified characteristic strength, तो सारी टेक्निकल स्टेटमेंट लिखी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय एट लीस्ट 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी टेस्ट रिजल्ट, किसी भी टेस्ट रिजल्ट से जो आपने स्ट्रेंथ निकाली है, इज नॉट लेस देन, अच्छा यहाँ पे तो वीडियो आ जाता है, is not less than FCK minus 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसको ऐसा लिख देते हैं 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट। ऐसी एक कंडीशन कल भी निकल के आई थी। सर जब कोई क्यूब एक्सेप्टेबल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठे रहेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब भी कोई क्यूब एक्सेप्टेबल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद अपना मुंह खोलेंगे। तो ये चीज की जाती है। साइड में भी ऐसे होता है, जब कोई बोलता है भाई चुपचाप बैठे रहो, जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलना, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी खत्म नहीं हुई है मेरी बात, जब बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलना। क्या करते हैं? चलो, कल सेम कंडीशन हमने देखी थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए। प्रेजेंटली वी आर फाइंडिंग द कंडीशन फॉर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में हमारे सैंपल एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो कंडीशन तो मैंने लिख दी है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, पर हम उसी तरीके से समझते हैं जैसे हमने कल समझा था। पेज चेंज किया, पेज इज चेंज्ड। वाई एक्सिस पे मैंने क्या दिखाई थी? स्ट्रेंथ। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया था मैंने? टाइम। ऑन एक्स एक्सिस आई हैव शोन टाइम। तो वाई एक्सिस पे हमारी स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम। ये हमारा टाइम है। एक रेफरेंस लाइन बनाई मैंने FCK की। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। दूसरी रेफरेंस लाइन बनाई FCK माइनस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, और एक तीसरी लाइन बनाई FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। और इन रेफरेंस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया था। दीज रेफरेंस लाइंस वर बीइंग हाईलाइटेड। तो ये रेफरेंस लाइन हाईलाइट कर दी हमने। सो दिस इज FCK माइनस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। हमारा कोड बोलता है कि आपके जो सैंपल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए आपने निकाले हैं और उसके ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म किया है, वो एक्सेप्टेबल कब होंगे? वो एक्सेप्टेबल तब होंगे जब आप 4 नॉन कॉन्सिक्यूटिव सैंपल की एवरेज निकालो और वो एवरेज FCK प्लस 0.3 से क्या हो? ज्यादा हो। 4 कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। इट शुड बी 4 कॉन्सिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग। तो उसके लिए मैं आपको फिर से ग्रीन कलर के सैंपल बना के दिखा रहा हूं। तो ग्रीन कलर के सैंपल बना के दिखाया मैंने आपको। तो ये ग्रीन कलर के सैंपल है। तो ये ग्रीन कलर के सैंपल की स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है इस बार? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्ट्रेंथ?
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो जो चीज मेरे को समझ में आ रही थी एग्जांपल के फॉर्म में लिख दी मैंने, 12 सैंपल बना लिए, 12 सैंपल्स आई हैव ड्रॉन। सो दिस इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, सो दिस इज अवर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है, रेफर द एंटायर स्टोरी। तो आपने 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल लिए, तो ये 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल उठाए, तो ये 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल उठाए, 4 कॉन्सिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ निकाली, 4 कॉन्सिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग सैंपल की आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। एवरेज स्ट्रेंथ में दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से, और एवरेज स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आनी चाहिए किससे, FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। ज्यादा आ रही है नहीं आ रही है? तो पहले वाले जो 4 सैंपल हैं इनकी जो मीन स्ट्रेंथ है FCK प्लस 0.3 से ज्यादा आ रही है नहीं आ रही है? ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये सैंपल कैसा है मेरा, एक्सेप्टेबल है। इट मींस दिस सैंपल इज एक्सेप्टेबल। कैसे? पहली कंडीशन से एक्सेप्टेबल वाया फर्स्ट कंडीशन, तो एक्सेप्टेबल वाया फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन से क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, तो पहले 4 सैंपल हमारी पहली कंडीशन से क्या हो गए, एक्सेप्टेबल हो गए। अब मैं अगले 4 सैंपल पे जाता हूं, अगले 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल। अगले 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल कौन से हैं, ये वाले। तो अगले 4 कॉन्सिक्यूटिव सैंपल हमारे ये वाले निकल के आ गए। क्लियर है? तो इनकी मैंने क्या निकाली, एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। इन जब चारों की एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई, ये एवरेज स्ट्रेंथ भी FCK प्लस 0.3 से ज्यादा निकल के आ रही है, तो नहीं पहली कंडीशन से ये क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। तो पहली कंडीशन से ये एक्सेप्टेबल हो गया, इट इज एक्सेप्टेबल वाया फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है चीज? फिर मैं आगे और बढ़ा, 4 सैंपल की क्या निकाली, एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। 4 सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ निकाली, ये FCK प्लस 0.3 से कम निकल के आई। क्योंकि ये FCK प्लस 0.3 से कम निकल के आई, ये हमारा पहली वाली कंडीशन से ही नॉट एक्सेप्टेबल है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल वाया फर्स्ट कंडीशन ओनली। तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इन चारों की मीन स्ट्रेंथ FCK प्लस 0.3 से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है? ये तो पहली कंडीशन थी अभी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि आप इन चारों में से कोई सा भी सैंपल उठाओ, आप इस चारों में से कोई सा भी सैंपल उठाओ, उस सैंपल की स्ट्रेंथ FCK माइनस 0.3 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इन चारों में से अगर मैं कोई सा भी सैंपल उठाऊं, अगर उसकी स्ट्रेंथ FCK माइनस 0.3 से ज्यादा हुई, तो आपका सैंपल दूसरी कंडीशन से भी एक्सेप्टेबल है। तो देखा, चेक करना, पहले वाले केस में हमारे जो चारों के चारों कॉन्सिक्यूटिव सैंपल थे, इन चारों की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, FCK माइनस 0.3 से ज्यादा है। इसका मतलब ये बी कंडीशन से भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। इट मींस इट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम बी कंडीशन। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन एक्सेप्टेबल, हमारे ये चारों सैंपल एक्सेप्टेबल। क्लियर चीज? अब मैं आया दूसरे सेट के ऊपर। दूसरे सेट में पहली कंडीशन तो एक्सेप्टेबल हो गई, दूसरे सेट में पहली कंडीशन तो एक्सेप्टेबल हो गई, पर दूसरी कंडीशन क्या है कि चारों के चारों सैंपल की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है FCK माइनस 0.3 से ज्यादा होनी चाहिए। चेक करो, एक सैंपल की स्ट्रेंथ FCK माइनस 0.3 से कम हो गई, इसका मतलब दूसरे वाले कंडीशन से हमारी ये सेट एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दूसरी वाली कंडीशन के थ्रू हमारा ये सेट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब दोनों को जोड़ोगे क्या निकल के आएगा, ये नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। उसी तरीके से जब मैं तीसरे सेट पे गया, तीसरे सेट में पहली कंडीशन ही नॉट एक्सेप्टेबल है, पर दूसरी कंडीशन एक्सेप्टेबल है, सेकंड कंडीशन इज एक्सेप्टेबल। पर जब दोनों को जोड़ेंगे सैंपल कैसा है हमारा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा हमारे सैंपल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है फ्लेक्सर का। कल वाला क्राइटेरिया था किसका, कल वाला क्राइटेरिया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। क्लियर है पूरी स्टोरी? चले आगे। सेकंड लॉट एक्सेप्टेबल होगा ना, क्यों होगा एक्सेप्टेबल, दूसरी कंडीशन फुलफिल थोड़ी हो रही है। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि हर एक सैंपल की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ FCK माइनस 0.3 से ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ ज्यादा आ रही है, ये देखो ना,
इन चारों में एक सैंपल ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ FC के -0.3 से कम है, तो दूसरा वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया सेम हुई है पीछे वाला, एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिडिटी क्राइटेरिया सेम है। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने क्या दिखा, ये हमने देखा कि हमारे जो सैंपल हैं, सैंपल वैलिड है या नहीं है। फिर वैलिड के बाद एक्सेप्टेबिलिटी देखी या नहीं देखी, ये चीज भी एनालाइज कर ली हमने, ये चीज भी एनालाइज कर ली। अब जरा बताओ सैंपल मेरा टेस्ट कितने दिन पे हो रहा है? ये अब प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, सैंपल मेरा टेस्ट कितने दिन पे हो रहा है? 28वें दिन पे टेस्ट हो रहा है जाके। अब उस कंक्रीट को तो आप यूज कर चुके हो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर, उस कंक्रीट को आप यूज कर चुके हो किसके अंदर? स्ट्रक्चर बनाने के अंदर। सैंपल की टेस्टिंग हो रही है 28वें दिन पे। लेट सपोज 28वें दिन पे जब आप टेस्ट करने बैठे, उसके बाद आपको पता चला ये वैलिड नहीं था। आपका स्ट्रक्चर तो बन चुका है, बन भी चुका है और स्ट्रेंथ भी अटेन कर चुका है। अभी तक तो वो स्ट्रक्चर बन चुका है और स्ट्रेंथ भी अटेन कर चुका है, जितनी भी करनी थी। वो एक अलग बात है, डिजायर्ड स्ट्रेंथ नहीं अटेन करी। फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं? लेट सपोज हमारे सैंपल क्या है, इनवैलिड है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? कहने का मतलब है, अगर हमें कोई सा भी डाउट हो, अगर हमें कोई सा भी डाउट हो रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पुअर वर्कमैनशिप हो, आपने पुअर वर्कमैनशिप करी है, या जो रिजल्ट आया आपके क्यूब टेस्ट के, तो क्यूब टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे, या आपको डाउट हो कि वर्कमैनशिप पुअर है, यानी जब कंक्रीटिंग हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सैंपल तो बिल्कुल परफेक्ट है, रिजल्ट भी परफेक्ट निकल के आ रहे हैं, पर जब साइट पे काम हुआ वो अच्छी तरह नहीं हुआ। तो किसी भी वजह से अगर आपको डाउट होता है, चाहे क्यूब टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे, चाहे पुअर वर्कमैनशिप के बिहाफ पे, आप स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके ऊपर क्या करोगे? कोर टेस्ट करोगे। यू विल गो फॉर द कोर टेस्टिंग। तो हम आगे आ गए टेस्टिंग के अंदर, तो अब हम आ गए टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? वो ये देखो आ गया कोर कटर टेस्ट। भाई कोर कटर टेस्ट नहीं है, वो सॉइल के अंदर होता है कोर कटर टेस्ट। कहां से आते हो यार? यहाँ पढ़ने आए हैं तो चुपचाप बैठ के पढ़ो। मेरे को तो ये समझ नहीं रहा टाइप करने की जरूरत कहां पड़ती है। चुपचाप बैठ के पढ़ना होता है कि यार ये जो बोल रहा है एक बार सुन लो बस। So if there is any doubt, in the strength of the concrete, either because of the poor workmanship, second क्या है, या आपके क्यूब के रिजल्ट सजेस्ट कर रहे हैं वैलिड नहीं है सैंपल आपका, दूसरा सैंपल वैलिड नहीं है, दूसरा एडमिसिबल नहीं है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? उस केस के अंदर हम कोर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो देन वील गो फॉर व्हाट? कोर टेस्ट। सो वील से in case of any doubt in strength, due to what? Due to poor workmanship or result of the test, कोर टेस्ट इज परफॉर्म्ड। कोर टेस्ट परफॉर्म की जाती है, कोर टेस्ट इज परफॉर्म्ड। तो उस केस में हम कोर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो कोर टेस्ट इज परफॉर्म्ड। क्लियर है तक की कहानी? क्लियर है? अब कोर टेस्ट में करते क्या है? व्हाट डू वी डू? जो भी आपने कंक्रीट यूज किया स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें से हम कोर निकालते हैं बाहर। कोर मतलब सैंपल निकालते हैं। हार्ड एंड कंक्रीट में से कोर बाहर निकाली जाती है, तो हमारे पास अपैरेटस होता है कंक्रीट के सैंपल को बाहर निकालने का। अब कहां से कोर निकाली जाएगी और कितने कोर के सैंपल लिए जाएंगे, ये हमारा इंजीनियर डिसाइड करता है। तो कहां से कोर का सैंपल निकाला जाएगा और कितने कोर के सैंपल निकाले जाएंगे। लेकिन सर ये तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। अभी देवाशीष मैंने क्या बोला कि बोलते नहीं है, चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं, जब बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? जब इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही तो टेक्निकल बातें कैसे समझ में आ जाएंगी? अभी कम से कम 10 बार बोल दिया, भाई बात तो खत्म होने दे दो, कि सर ये तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, सर ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोल देना जो भी कुछ बोलना है।
सो जब हमारी स्ट्रेंथ की वैल्यू के ऊपर हमें कोई सा भी डाउट होता है, चाहे हमारे टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे, चाहे पुअर वर्कमैनशिप के बिहाफ पे, हम कोर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कोर टेस्ट में क्या किया जाता है, हमारे सैंपल में से, सैंपल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, लेट सपोज मैंने कंक्रीट को यूज किया स्लैब बनाने के अंदर, कंक्रीट को यूज किया बीम बनाने के अंदर, ये बीम बनी हुई है, ये बीम की कास्टिंग हो चुकी है, बीम की कास्टिंग हो चुकी है, इसमें से क्या निकाला हमने, इसमें से हमने कोर का सैंपल निकाला, इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ओवर दिस द टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब कितने कोर के सैंपल निकाले जाएंगे और कहां से निकाले जाएंगे, ये डिपेंड कर जाता है इंजीनियर इंचार्ज के ऊपर। ये इंजीनियर डिसाइड करेगा कि मैं कहां से कोर का सैंपल बाहर निकालूंगा, पर कम से कम 3 सैंपल तो लेने ही है, पर कम से कम हमें 3 सैंपल तो लेने ही लेने हैं। क्लियर है चीज? 3 सैंपल निकाले आपने, इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया, कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जैसे आपने क्यूब टेस्ट परफॉर्म किया था, इन कोर के सैंपल के ऊपर स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओवर दीज कोर सैंपल स्ट्रेंथ टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड। आपने 3 कोर के ऊपर कम से कम टेस्ट परफॉर्म किया है, तीनों की जो एवरेज वैल्यू निकल के आई, 3 कोर के जो सैंपल आए, 3 कोर के सैंपल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आई, वो कम से कम 85% ऑफ दी क्यूब स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो हमने स्ट्रक्चर में से कोर निकाली, कम से कम 3 कोर के सैंपल होंगे, इन तीनों कोर के सैंपल की स्ट्रेंथ निकाली एक्स वाई जेड, उसका एवरेज कैलकुलेट किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3, और ये जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई, कम से कम कितना है, 85% ऑफ दी स्ट्रेंथ ऑब्टेन फ्रॉम दी क्यूब। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, 0.85 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। क्लियर? और इन तीनों कोर की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, कम से कम 75% होनी चाहिए क्यूब स्ट्रेंथ की। तो x, y, z, x, y, z ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0.75 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। तो फिर से ये कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपका जो डाउट था वो गलत था। तो मेरे को डाउट आ रहा था कि स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है प्रॉपर मिले मेरे को, क्योंकि वहां पे काम सही नहीं चल रहा था, या आपके सैंपल वैलिड नहीं थे, या आपके सैंपल एडमिसिबल नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने कोर टेस्ट परफॉर्म किया। कोर टेस्ट की भी कंडीशन ये निकल के आती है कि कम से कम 3 कोर लोगे, तीनों कोर का एवरेज निकाला, और ये कम से कम 85% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होना चाहिए, और तीनों कोर की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कम से कम 75% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब लेट अस सपोज ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, है, उस केस में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Even if this condition is not fulfilled, then we go for non-destructive testing of the concrete. तो वो अगले पेज पे गए, तो हमने लिखा even if previous और even if results of core test are not valid, non-destructive testing of the concrete is adopted. Non-destructive testing of concrete is done. तो उस केस में हम एनडीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? कोर का शेप क्या करेंगे, रेफर IS 456, रेफर IS पहले दिन क्या बोला था, क्या IS 456 उठा लो। और अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कोर टेस्ट है ही नहीं, अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टेस्टिंग ऑफ अवर स्ट्रेंथ। मैं कोर टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। वैसे ही जैसे मैंने लिखा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सैंपल अगर फेल कर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो कौन कौन से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, खूब सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें, यूपीवी टेस्ट, देन हमारे पास है रिबाउंड हैमर टेस्ट, then we have rebound hammer test, then we have pull out test, ये वाला टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। then you have penetration test, तो हम penetration test भी परफॉर्म कर सकते हैं। so then we can go for penetration test, so penetration test। अब जाके मेरी बात खत्म होती है, now my story is finished, अब जाके पूरी कहानी खत्म हो गई है। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, रिबाउंड हैमर टेस्ट एक्सप्लेन कर दो, पता ही नहीं, आता ही नहीं मेरे को।
क्या होता है रीबाउंड हैमर टेस्ट? यहाँ पर बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात हो रही है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में, लास्ट वाले पेज पर, सिर्फ इस वाले पेज पर बात हो रही थी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, सिर्फ इस वाले पेज पे बात हो रही थी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, और कहीं भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, और सारी बात जनरल हो रही है। कोर हार्ड एंड कॉन्क्रीट होकर करने के मेंबर का फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? कभी देखा है टेस्ट? कभी देखा है टेस्ट? तो जब टेस्ट नहीं देखा मैंने, यही दिक्कत होती है कि टेस्ट देखा नहीं, टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं, बस पता नहीं अपने दिमाग में कुछ भी चला दिया, सर कोर हार्ड एंड कॉन्क्रीट में से निकालेंगे तो सर मेंबर फेल हो जाएगा। जब हम कोई देख लेते हैं कोई चीज, जब उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया हुआ होता है तब बोलते हैं ये बातें, नहीं तो चुपचाप बैठ के बस सुनते रहते हैं। जनरली कोर सैंपल कहां से लेते हैं? अभी तो बताया पीछे कि इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। बीम में से अलग जगह से निकालेंगे, कॉलम में अलग जगह से निकालेंगे, स्लैब में अलग जगह से निकालेंगे, फाउंडेशन में अलग जगह से निकालेंगे। हर जगह सेपरेट स्पेस होती है, सेपरेट जगह होती है, सेपरेट लोकेशन होती है जहां से सैंपल को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है पूरी कहानी? ये टेस्टिंग किस टाइप की बिल्डिंग पर परफॉर्म होती है? सारी। क्या कोड हमारी स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए बना हुआ है क्या? ये सारे टेस्ट हर स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। आप करो या नहीं करो वो आप पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपने कभी देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि किसी बिल्डिंग के लिए होता नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। कोर टेस्ट कंक्रीट रोड के लिए भी करते हैं, बिल्कुल। कोर टेस्ट जहां पर भी आपने हार्ड एंड कंक्रीट लगा दिया वहां पे सब जगह किया जाता है। मोस्ट स्ट्रेस पार्ट में उतना पड़ेगा सैंपल। कोई स्पेसिफाइड डायमेंशन है क्या? बिल्कुल स्पेसिफाइड डायमेंशन है, वो कोर टेस्ट का पार्ट है। अभी हम कोर टेस्ट कर रहे हैं क्या? आर वी डिस्कसिंग अबाउट कोर टेस्ट? सबकी स्पेसिफाइड डायमेंशन है, सबके लिए कोडल प्रोविजन है। फॉर एवरी टेस्ट वी हैव अ कोडल प्रोविजन। क्लियर है पूरी कहानी? सर ये जानबूझ के ऐसे सवाल कर रहे हैं, प्लीज आप मत देखो इनका डाउट। अरे भाई देख, जानबूझ के सवाल कर रहे हैं तो टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? मेरा काम तो है ही बताना। टाइम तो इन्हीं का वेस्ट हो रहा है और बाकी लोगों का वेस्ट हो रहा है। चलिए आगे। सो टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। टेस्टिंग कंप्लीट हो गई हमारी, और हमारे सैंपल की सैंपलिंग कंप्लीट हो गई है। तो सैंपलिंग और टेस्टिंग ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली है। डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी फेल हो जाए तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर डिमोलिश कर देंगे। अगर आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का रिजल्ट भी सेटिस्फाइड नहीं है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वील रिमूव द स्ट्रक्चर। यूपीवी अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। यूपीवी का मतलब है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। क्लियर है? चलो, नाउ दिस एंटायर टॉपिक इज फिनिश्ड। अब जाके पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। लोड टेस्ट डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड वाला भी करते हैं, बिल्कुल। तो लोड टेस्ट डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड वाला भी करते हैं, तो ये भी परफॉर्म की जाती है। दिस इज ऑल्सो परफॉर्म। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, पर वो होता है सिर्फ फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए। तो डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड वाला टेस्ट होता है सिर्फ फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए। बाकी जो अभी हमने टेस्ट लिखे हैं ये फ्लेक्सुरल मेंबर के अलावा जो जितने भी मेंबर हैं उनके लिए वैलिड है। तो डेड लोड प्लस 1.25 लाइव लोड वाला टेस्ट होगा सिर्फ फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए। Why we first do destructive then we do नॉन डिस्ट्रक्टिव? हम पहले डिस्ट्रक्टिव क्यों करते हैं, बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव क्यों करते हैं? बहुत अपना सवाल पढ़ना वापस तसल्ली से, मतलब जब बिल्कुल शांत हो दिमाग आपका, उसके बाद अपना सवाल पढ़ना कि पहले मैंने डिस्ट्रक्टिव बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव क्यों किया। मतलब आपके हिसाब से पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव करें, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर को जाके डिस्ट्रॉय कर दे। तो जो मेरा स्ट्रक्चर बन गया है उसके बाद में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्लियर है? यही कहना चाहते हो?
चलिए, तो नाउ दिस एंटायर टॉपिक इज फिनिश्ड। अब ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नाउ विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कंक्रीट मिक्स डिजाइन। So next of the point of reference is termed as concrete mix design. अब concrete mix design. Now what is this concrete mix design? ये क्या होता है concrete mix design? वो प्रोसेस जिसमें हम इकोनॉमिकली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के अंदर उसकी प्रपोर्शन को पता करें, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इकोनॉमिकली कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसकी प्रपोर्शन को पता करें, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कंक्रीट मिक्स डिजाइन। अब कैसे की जाती है कंक्रीट मिक्स डिजाइन? इसके दो तरीके हमारे पास। देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल टू गो फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। एक होती है नॉमिनल मिक्स और दूसरी होती है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स को पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है। नॉमिनल मिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर आपने इस प्रपोर्शन में सारी चीजों को मिला दिया आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो इसको अंग्रेजी में हम बोल देते हैं पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। तो दो तरह के हमारे पास मिक्स डिजाइन है, एक है नॉमिनल मिक्स और दूसरा है मिक्स डिजाइन। अब हमारा कोड बोलता है कि आपको नॉमिनल मिक्स यूज करना है सिर्फ ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट का मतलब क्या हुआ? अप टू द ग्रेड ऑफ व्हाट? ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारा कौन सी ग्रेड तक चलता है? ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट गोज अप टू व्हाट? क्लासिफिकेशन बताई थी आपको ग्रुप के अंदर, क्लासिफिकेशन वाज बीइंग मेंशन्ड। सो ऑर्डिनरी कंक्रीट कहां जाती है? M20 तक जाती है। सो इट गोज अप टू M20। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक आप नॉमिनल मिक्स यूज कर सकते हो, पर M20 से जैसे ही ग्रेड ऊपर हुई फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? मिक्स डिजाइन ही करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू गो फॉर मिक्स डिजाइन। तो हमारी कंक्रीट मिक्स डिजाइन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट को बनाने के लिए उसकी प्रपोर्शंस को पता करना। दो तरीके से होगी, एक नॉमिनल मिक्स होगी, दूसरा मिक्स डिजाइन होगी। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस बोथ द पॉइंट्स इन डिटेल। सो विल से डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स। विल से डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स। डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स इन्वॉल्व्स economically selecting the ingredients required for preparation of the concrete। ingredients required for preparation of concrete कैसे किया जाता है? दो तरीकों से किया जाता है। इट इज डन बाय टू मेथड्स। दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका क्या है? द फर्स्ट ऑफ द मेथड इज नॉमिनल मिक्स डिजाइन। और दूसरा है हमारे पास मिक्स डिजाइन। The second of the method available is mixed design. नॉमिनल मिक्स डिजाइन को क्या बोला जाता है? पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। तो दो तरीके हमारे पास मिक्स डिजाइन के। देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल फॉर मिक्स डिजाइन, एक नॉमिनल मिक्स डिजाइन और एक पर्सपेक्टिव मिक्स डिजाइन। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट दिस प्रोसेस इन फर्दर डिटेल। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना अभी तक इसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर कंक्रीट क्यों नहीं किया? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर कंक्रीट क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हम आरसीसी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आरसीसी, हम मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं बताई।
वो हमने बीएमसी में पहले ही डिस्कस कर रखी है, दैट वी हैव डिस्कस इन बीएमसी। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैसे निकाली जाती है। क्लियर है पूरी कहानी। चलिए अब डिजाइनिंग कल करते हैं। फिर डिजाइनिंग विल स्टार्ट टुमारो। कल नॉमिनल मिक्स हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन मिक्स डिजाइन कर लेंगे। तो 2 दिनों में ये टॉपिक खत्म करते हैं। इन 2 days विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।